तो आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। जीके जीएस कहिए चाहे जनरल अवेयरनेस कहिए, जो हमारा पार्ट नंबर है वह 6 है और 40 में 40 की तैयारी कराई जाएगी। और देखिए, अगर तैयारी करेंगे तभी आपकी जॉब पक्की होगी। देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना। जब संघर्ष आप करेंगे तो उसकी सफलता आपकी बहुत अच्छी मिलेगी। उसका परिणाम सफलता का परिणाम आपका बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और क्लास पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाएं। तो देखिए, हमारी ये गोरिल्ला सीरीज है जिसमें हम CBT 1 में जो है हम 40 प्रश्न करने वाले हैं जीके जीएस का। तो देखिए, पहला प्रश्न यही क्या कह रहा है आपसे। कह रहा कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें क्या बताना है, हमें पॉजिटिव बताना है। क्या बताना है, तो हमें पॉजिटिव बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने के लिए लागू किया गया था। तो ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। कह रहा है बी ऑप्शन कह रहा है कि इसने कह रहा है कि इसने शाब्दिक और अंग्रेजी दोनों प्रकाशन पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सत्य हो जाएगा। कि देखिए, अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति अधिनियम 1910 में इसने स्थानीय सरकार को एक अपमानजनक समाचार पत्र को समाप्त करने का अधिकार दिया था। और इसने अंग्रेजों के साथ साथ सभी प्रकार के प्रकाशनों पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। तेज बहादुर की अध्यक्षता में एक प्रेस समिति की सिफारिश पर इसे 1921 में निरस्त कर दिया गया था। और यह मोतीलाल के नेतृत्व वाली सरकार की समिति में सिफारिशों पर आधारित नहीं थी। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि सर सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया जिसका केंद्र लखनऊ था। यही सेकेंड कह रहा है कि आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा सीखने के लिए राजी करना था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो 32 की बात करें, विकल्प हमारा बी हो जाएगा। देखिए, इसमें विकल्प आपका बी हो जाएगा, ये वाला। विकल्प डी केवल हमारा दो करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था जिसका केंद्र था अलीगढ़, इसलिए कथन एक सही नहीं था। इसके बाद दो तात्कालिक उद्देश्य थे, मुसलमानों और नए अंग्रेजों के बीच गलतफहमी और तनाव की स्थिति को दूर करना, सरकार और उसके विश्वास के मूल सिद्धांतों से किसी भी तरह से विचलित किए बिना नए शासन के तहत उपलब्ध अवसरों के बाद जाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए ऐसा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन के अन्य उद्देश्य भी थे, जैसे अगर बात करें मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा सीखने के लिए राजी करना, और कथन हमारा दो सही हो जाएगा। और मुसलमानों को आंदोलन की राजनीति से दूर करने के लिए राजी करना, और मुस्लिम समुदायों के बीच एक बौद्धिक वर्ग का उत्पादन करने के लिए। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा कब हुआ था। कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है और भारतीय कम्युनिस्ट आपकी पार्टी है। देखिए, अगर 33 की बात करें, विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, 2 और 3। देखिए, जो अखिल भारतीय किसान सभा था वह आचार्य नरेंद्र देव थे। और तीसरा हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, PCJC जाएंगे। देखिए, अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कब, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। 1935 के PC जोशी के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विकास हुआ। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। अगर युग्म एक सही नहीं होगा, क्या युग्म एक सही नहीं होगा, विकल्प इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
यही हमारा दूसरा एवं तीसरा। देखिए दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है। कह रहा कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की प्रत्येक चोट ब्रिटिश शासन के कफन की कील का काम करेगी। यह वक्त निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो कह रहा राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए 34 का विकल्प सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी के प्रत्येक चोट ब्रिटिश शासन के कफन के कील का काम करेगी। यह उदाहरण लाला लाजपत राय द्वारा उद्धृष्ट किया गया था। लाला लाजपत राय का एक भारतीय लेखक और राजनेता थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में उग्रवादी विरोधी राजनेता थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में यह ब्रिटिश राजवाद की वकालत करते थे और हिंदू वर्चस्व आंदोलन के एक नेता थे। सन 1928 में उन्होंने संवैधानिक सुधार पर ब्रिटिश साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए विधानसभा का प्रस्ताव पेश किया। लाला लाजपत राय के सबसे महत्वपूर्ण लेखन में द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन 1908 और आर्य समाज 1915, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदू इम्प्रेशन 1916 और इंग्लैंड के भारतीय का ऋण भारत में ब्रिटेन के राजकोषीय नीति का ऐतिहासिक कथा 1917 और दुखी भारत 1928 में यह के शामिल थे। आगे कह रहा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश भारत में वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए यह आपका विकल्प हो जाएगा डी 1878 में। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश भारत में वर्ष 1878 में पारित किया गया था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लीटन के भयानक नीतियों के चलते 1876 कब 1876 और 77 में 1876 और 77 के अकाल की घटना के द्वारा गलत तरीके से संभालने के कारण वर्नाक्यूलर प्रेस में भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध हो गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को स्थानीय भाषा में राजद्रोही लेखन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और दबाने के लिए अधिनियमित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट के किसी भी स्थानीय समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को सरकार के एक बंधन में प्रवेश करने के लिए बुलाने का अधिकार था। मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की थी और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं किया गया था। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट उपनाम दिया गया था। हमारा 35 का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही 36 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से किस नेता ने 9 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र का अध्यक्षता की थी? तो विकल्प कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसिफ अली और महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। तो देखिए 36 का विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। 9 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता अरुणा आसिफ अली ने की थी। 18 अगस्त कब? तो 18 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इसने ब्रिटिश शासन को तत्कालीन समाप्त करने के आह्वान किया। गांधी जी को आंदोलन के नेता नामित किया गया था। 9 अगस्त को तड़के एक ही झटके में महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित सभी राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अवैध संघ घोषित किया गया। जेल में सभी नेताओं को एक साथ एक युवा अपेक्षाकृत अज्ञात अरुणा आसिफ अली ने 9 अगस्त को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और बीच में चरखा के साथ तिरंगा फहराया। आगे देखिए कह रहा कि कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए कह रहा तमिलनाडु, भोपाल, दिल्ली और उड़ीसा। तो 37 की बात करें, देखिए विकल्प हमारा डी हो जाएगा उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। सूर्य मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। उड़ीसा के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सूर्य देव के विशाल रथ या रथ के रूप में निर्मित यह रथ की 7 घोड़ों का एक समूह द्वारा खींचा जाता है। 4 घोड़े बाईं ओर
बने हैं और 3 आपके घोड़े दाईं ओर बने हैं। विकल्प डी हमारा 37 का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा कि जाली नुमा अफवाह प्रतिरूप विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के समांतर होती हैं। और यही सेकंड कह रहा है जब चट्टानें दृढ़ता से जड़ जाती हैं तो आयताकार प्रतिरूप विकसित होता है। थर्ड कह रहा है जब नदियाँ शाखाएं क्षेत्र के ढाल को अनुसरण करती है तो वृक्ष के समान प्रतिरूप विकसित करते हैं। तो देखिए इसमें हमारे कथन कौन से करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगर बात करें आपके 4 विकल्प दे रखे हैं तो 38 में देखिए 38 की बात करें तो 38 का विकल्प हमारा हो जाएगा सी। पहला दूसरा और तीसरे हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। पहला दूसरा और तीसरा देखिए विकल्प सी में दे रखा है कि हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर पश्चिमी घाट के संदर्भ में कह रहा पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाइयों में अधिक है और पूर्वी घाट की तुलना में सबसे अधिक सतत है। और कह रहा सेकंड यही कि उनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है जिसकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है। और ये थर्ड कह रहा है ये तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए 39 में अगर बात करें देखिए 39 में हमारा विकल्प नंबर बी देखिए पहला और दूसरा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपका पहला और दूसरा। पहला और दूसरा क्या कह रहा है देखिए पहला और दूसरा क्या कह रहा है। देखिए पहला और दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाइयों में अधिक है और पूर्वी घाटों की तुलना में अधिक सतत है। उनकी ऊंचाइयां उत्तर से दक्षिण तक बढ़ती हैं और ऊंचाई के साथ लगभग 1500 मीटर यह तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसलिए कथन एक आपका नहीं होगा। कथन आपका बी है ना पहला और तीसरा होना चाहिए। देखिए पहला और तीसरा यानी पहला और तीसरा करेक्ट होगा। देखिए पहला और तीसरा इसमें करेक्ट होगा। देखिए ये पहला और तीसरा ये देखिए देखिए पहला और तीसरा यह करेक्ट होगा हमारा कि पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाइयों में अधिक है और पूर्वी घाट की तुलना में सबसे अधिक सतत है। और यही है यह तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आगे देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा कि सहारा रेगिस्तान का सहेल क्षेत्र किसके साथ जुड़ा हुआ है। कह रहा कि सहारा रेगिस्तान का मध्य क्षेत्र है। सहारा रेगिस्तान के दक्षिण किनारे हैं। भूमध्य सागर की सीमा वाला सहारा रेगिस्तान की उत्तरी सीमा है। या डी कह रहा सहारा रेगिस्तान का दूसरा नाम है। तो 40 नंबर में बात करें देखिए 40 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। देखिए सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे हैं। देखिए सहेल क्षेत्र की बात करें तो सहेल क्षेत्र काफ़ी हद तक अफ्रीका में बंजर रेतीले रेतीले और बिखरे चट्टानों वाले भूमि के आर्द्र शुष्क क्षेत्र है। यह महाद्वीप के अधिक उपजाऊ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के दक्षिण और उत्तर में सहारा रेगिस्तान के बीच भौतिक और सांस्कृतिक अभ्यंतर का प्रतीक है। यह स्नेगल से पूर्व की ओर सूडान तथा विस्तृत है जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण गतिशील छोर से होता है। सहेल क्षेत्र की बात करें तो वर्ष भर मुख्य रूप से गर्म और शुष्क परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु का अनुभव करता है। आगे देखिए कह रहा है 41 नंबर कि पूर्व से कह रहा कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में घटने का सही क्रम क्या है। तो कह रहा है यूराल पर्वत है, कोलिमा पर्वत श्रृंखला है, कोरियाक पर्वत श्रृंखला है और बेरोखायंस्क पर्वत श्रृंखला है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए नीचे आपके यहाँ कोड दे रखे हैं। देखिए इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 41 का बी ऑप्शन हो जाएगा। पहला पहला आपका होगा पहला होगा देखिए पहला यूराल पर्वत श्रृंखला। फिर चौथा होगा आपका वरयोंगसंक पर्वत श्रृंखला। उसके बाद आपका नहीं आपका तीसरा होगा सॉरी। देखिए चौथा है उसके बाद आपका दूसरा होगा उसके बाद आपका तीसरा होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही जो है कोड आपका सही होगा। देखिए यूराल पर्वत या केवल यूराल एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी रूस के माध्यम से उत्तरी से दक्षिण लगभग आर्कटिक महासागर के तट से उरल और उत्तरी पश्चिमी काजिस्तान नदी तक प्रसारित होता है।
और देखिए क्या कह रहे हैं कि 42 नंबर कि बैकाल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है बैकाल झील पृथ्वी पर सबसे पुरानी मौजूद मीठे पानी का झील है। और सेकंड कह रहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ी झील है। और थर्ड कह रहा कि यह दुनिया का सबसे लंबी झील है। तो 42 का हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए 42 का भी हमारा ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा। केवल बी होगा, यानी दूसरा देखिए केवल आपका एक होगा कि बैकाल झील पृथ्वी पर सबसे पुराने मीठे पानी की झील है। बैकाल झील पूर्वी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि रूस के बारातिया ओलास्ट के गणराज्य के भीतर है। यह पृथ्वी पर सबसे पुराने मीठे पानी की झील है। 20 मिलियन 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। साथ ही साथ पानी का सबसे गहरी महाद्वीपीय जल राशि है। इस वजह से कथन एक आपका सही होगा। कह रहा कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा या 71वें संशोधन द्वारा। तो देखिए 43 का यह विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि देखिए संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, कब? 1988 के तहत उन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह मार्च आपका देखिए यह कब हुआ? यह मार्च 1989 को लागू हुआ था। कह रहा संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह भी कब हुआ है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 76 में। तो 44 का विकल्प ऑप्शन नंबर देखिए 44 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल 74 में। देखिए संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग अनुच्छेद 74 में हुआ था। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और कह रहा 45 नंबर कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या स्वास्थ्य मंत्री। तो देखिए 45 का विकल्प ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। एनडीएमए की स्थापना राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा किया गया था। एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाओं और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य हैं। भारत रोकथाम, समन तैयारी और प्रतिक्रिया के लोकचार के विकास की कल्पना करती है। भारत सरकार प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान और विनाश को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और सभी सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, लोगों को भागीदारी, निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से यह एक सुरक्षित, आपदा लचीला और गतिशील भारत के निर्माण के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित, सक्रिय, बहुखतरा और बहुक्षेत्रीय रणनीति को अपनाकर पूरा करने की योजना है। विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि संसद में निर्णायक मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कह रहा कि अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति यह मत देता है। और सेकंड कह रहा कि प्रथम बार मतदान के अतिरिक्त यह मत दिया जाता है। और थर्ड कह रहा कि यह मत बराबर होने की दशा में यह मत दिया है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन दिया है। और चौथा कह रहा है कि यह यथास्थिति बनाए रखने के लिए हमेशा यह मत दिया जाता है। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला और तीसरा। देखिए क्या दे रखा है आपका, पहला और तीसरा। देखते हैं पहला और तीसरा क्या है आपका विकल्प में। देखिए पहला और तीसरा यहाँ पे आपका है पहला और तीसरा। देखिए अगर भारतीय संसद में संकल्पनों और प्रस्तावों और विधेयकों को मतदान की प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाता है
निर्णायक मत लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाला मत है। आमतौर पर मौखिक मत से जहां अध्यक्ष या सदन को स्पीकर जैसा भी मामला हो, ना कि संख्या सुनने और बहुमत के मतों के अनुसार निर्णय लेंगे। यदि कोई सदस्य मौखिक मत से खुश नहीं है तो इसे चुनौती दी जा सकती है और एक मतभेद पूछा जा सकता है। मतभेद की प्रक्रिया के लिए स्पीकर संसद को लंबी को खाली करने की घोषणा देता है। आगे देखते हैं आपका 47 नंबर। कह रहा कि हीमोग्लोबिन कौन सी धातु होती है। कह रहा तांबा, चांदी, सोना और लोहा। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु जो है वो आपका लोहा है। कह रहा है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। कह रहा है अवरक्त किरणों के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण या पराबैंगनी किरणों के कारण। तो 48 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। देखिए अगर बात करें तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। तैरने के तालाब में जब कोई लोग नहाते हैं तो पानी में गंदगी फैल जाती है। कह रहा शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड और क्लोरोफिल। तो 49 का देखिए विकल्प नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। देखिए अगर बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र क्या होता है। तो C2H21 और O11 होता है। यह किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनाती है। आगे देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है कि लोहे का टुकड़ा को एक बर्तन में गिरा। कह रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा पानी के एक बर्तन में गिरा, नीचे क्यों डूब गया, यह ऐसा क्यों होता है। कह रहा पात्र इतना गहरा नहीं है कि टुकड़े को तैरने की अनुमति दे सके, या टुकड़े द्वारा विस्थापित पानी को भार टुकड़े का भार हो, या सी कह रहा है टुकड़े का भार टुकड़े द्वारा विस्थापित पानी के भार से कम है, या डी कह रहा है पानी का घनत्व टुकड़े के घनत्व से अधिक है। तो 50 का देखिए 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आर्कमिडीज के सिद्धांत, जब किसी पिंड को पूरी तरह से आंशिक रूप से किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, यह एक ऊर्ध्वाधर बल का अनुभव करता है। इसके द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। जब वह किसी द्रव में डूबे होते हैं तो सभी वस्तुओं में उछाल का एक बल उत्प्लावन बल होता है। जिन वस्तुओं में तरल होता है उसकी तुलना में घनत्व कम होता है, वह तरल की सतह पर तैरते हैं। यदि वस्तु का घनत्व उस तरल के घनत्व से अधिक है तो जिससे वह उत्सर्जित होता है और तरल से डुबो जाता है। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 50 में। आगे देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा दुनिया के पूरे चाय उत्पादन में लगभग 15% का योगदान किस राज्य का है। तो कह रहा केरल है, मेघालय है, छत्तीसगढ़ है और असम है। तो देखिए 51 की बात करें तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा, असम हो जाएगा। देखिए असम भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा है। यह दुनिया का लगभग 15% चाय के उत्पादन और भारत के 50% चाय के उत्पादन के आसपास है। विकल्प हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यही कह रहा है कि आपका 52 नंबर कि सितंबर 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत सामान्य उर्वरता दर यानी GFR में डैश डैश की गिरावट आई है। तो 15%, 30%, 25% और 20%। तो देखिए 52 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका 20% का। सितंबर 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS डेटा 2020 के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में सामान्य उर्वरता दर GFR में 20% की गिरावट आई है। GFR एक प्रति वर्ष 1000 महिलाओं पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या का संदर्भित करता है। भारत में औसत GRF 2008 से 2010 तक 861 था और 2008 से 20 के दौरान यह 6.87 हो गया। देखिए 2008 से यह 2010 तक 86.1 था और 2018 से 2020 के दौरान यह
68.7 हो गया। कह रहा कि किस अमेरिकी राज्य ने पहली बार हिंदू फोबिया और हिंदू कट्टरता को निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? कह रहा कि कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और एरिजोना। तो देखिए 53 की बात करें, विकल्प सी हो जाएगा जॉर्जिया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के राज्य जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया और हिंदू कट्टरता को निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ऐसा करने वाला जॉर्जिया देश का पहला राज्य बन गया। तो देखिए विकल्प हमारा जॉर्जिया करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मार्च 2023 में दिव्य कला मेला की मेज़बानी करेगा? कह रहा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल। देखिए 54 का विकल्प डी हो जाएगा, हमारा भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए आज 10 दिवसीय दिवस कला मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 12 से कब 12 से 21 मार्च 12 से 21 मार्च 2023 तक किया जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा कि जुलाई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया? कह रहा अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, राणा दुगबाती और कमल हसन। ध्यान से सुनिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा जुलाई 2022 में संयुक्त राज्य अरब अमीरात यूएई सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है? तो 55 का विकल्प डी हो जाएगा, कमल हसन को। देखिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 21 जुलाई 2022 को तमिल फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में से एक कमल हासन को अपनी प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया। यूएसए गोल्डन वीज़ा एक दीर्घकालीन निवास वीज़ा प्रणाली है जो 5 से 10 वर्षों तक फैली हुई है। यह विभिन्न क्षेत्रों के प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों और होनहार क्षमताओं वाले लोगों को दिया जाता है। कह रहा है भारत में बजट घाटे का पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो कह रहा भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल को प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। देखिए कब 31 मार्च 1957 को भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। अतः विकल्प डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि 57 नंबर कह रहा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को श्रीलंका की एक टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला श्रीलंका है, यूएई है, भारत है और बांग्लादेश है। देखिए 57 का विकल्प डी हो जाएगा हमारा। कह रहा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल में श्रीलंका महिला टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 की खिताब जीत लिया। भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार श्रीलंका टीम को हराया। यह भारत के रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप के खिताब है। भारत के रेणुका सिंह ने प्लेयर ऑफ द मैच को पुरस्कार जीता। आगे देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता है? कह रहा E.B. रामास्वामी नायकर, C.V. रमन पिल्लई, B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले। तो 58 देखिए 58 की बात करें, विकल्प हमारा हो जाएगा E.B. रामास्वामी नायकर को। E.B. रामास्वामी नायकर लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता था। यह स्वसम्मान आंदोलन E.B. रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन ब्राह्मणवादी धर्म संस्कृति की अस्वीकृति से कम नहीं है, जो नायका क्षेत्र में निचली जातियों के शोषण का प्रमुख साधन था। आगे देखिए कह रहा है कि 59 नंबर कि ढोंग मुद्रा किस देश से संबंधित है? ढोंग मुद्रा, देखिए ढोंग मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो देखिए बात करें तो देखिए ढोंग मुद्रा वियतनाम की, किसे? तो वियतनाम की है, वियतनाम की है ढोंग मुद्रा। और राजधानी देखिए वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी इसकी राजधानी। और कंबोडिया की देखिए कंबोडिया का मुद्रा क्या हो जाएगा? यहाँ कंबोडिया दे रखा है, कंबोडिया का मुद्रा कंबोडियन रियल हो जाएगा और इसकी राजधानी नोम पने हो जाएगी।
और लोयास दे रखा है। देखिए लोयास की राजधानी, लोयास की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो लायोकिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोयास की मुद्रा लायोकिप हो जाएगी। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, लोयास की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बियंताने। और म्यांमार दे रखा है, म्यांमार की राजधानी बर्मी कायत है। और इसकी क्या है, म्यांमार का मुद्रा बर्मी कायत है और इसकी राजधानी निपाड़ो हो जाएगी। कह रहा किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कह रहा राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, बियालाय और राजेंद्र तृतीय। तो 60 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा राजा प्रथम ने। देखिए तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने 1009 में, कब, तो 1009 में ईस्वी में भगवान शिव की पूजा के लिए करवाया था। 1003 से 1010 ईस्वी के बीच निर्मित यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में एक हिस्सा है, जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है पंडित स्वपन चौधरी डैश डैश यंत्र से संबंधित है। कह रहा वीणा, हारमोनिया, तबला और बांसुरी। तो पंडित स्वपन चौधरी जो है वह तबला से संबंधित है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुएज निर्वहन का प्रभाव है। कह रहा है आपका यूट्रोफिकेशन, रोगजनक जीवाणुओं में विकास में वृद्धि, उस नदी की वनस्पति और जीवों की हानि, या उपरोक्त सभी। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हमारे जल निकायों में सुएज की निर्वहन कई स्रोतों से हो सकता है, जिससे अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं, पशुधन संचालन से अफवाह और वेसल शामिल है। नदी में स्वेज निर्वहन के प्रभाव हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन, रोगजनक जीवाणुओं के विकास में वृद्धि, पुरानी नदी जहां गाद और सड़ते पदार्थ जमा होने लगते हैं, नदी भरने लगती है, जैविक ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि, उस नदी के वनस्पति और जीवों की हानि। कह रहा पहली बार कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। कह रहा कोबल, बेसिक, फोर्ट्रान और पास्कल। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोर्ट्रान। देखिए जॉन बेकस IBM के संयुक्त प्रयासों से 1957 में, कब, तो 1957 में आविष्कृत उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान है, जिसका उपयोग जटिल गणितीय गणनाओं को आसानी से हल करने में किया जाता था। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता है। कह रहा कि हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्डवेयर एज ए सर्विस। देखिए हार्डवेयर एज ए सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग उपलब्ध नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सेवा के रूप में हार्डवेयर से अलग उपलब्ध नहीं है, क्योंकि क्लाउड कम्युनिटी इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसे बिना किसी हार्डवेयर के उपयोग किया जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। कह रहा भदोही, ललितपुर, कानपुर देहात और फतेहपुर। 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भदोही में। देखिए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। भदोही के जंगल में अंतर्गत 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भदोही सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन बुनाई उद्योग का घर है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है और सोनभद्र में जंगल के अंतर्गत 2544 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। क्या कह रहा 66 कि निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति ने बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकुलेशन ऑफ द लाइफ पुस्तक लिखी है। कह रहा कृष्णकांत, कोचरील रमन नारायणम, शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी। देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ द लाइफ पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक अनियोजित जीवन की लेख जोक है, जिसने मोहम्मद हामिद अंसारी का एक पसंदीदा अकादमिक कल्पना से निकलकर पेशावर कूटनीति से पहुंचाया, फिर सार्वजनिक जीवन में सहयोजित किया और लगातार 2 कार्यकालों के दुनिया का सबसे बड़ा पद भी आसीन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को छोड़कर
उनके किसी भी पूर्ववर्ती ने इसे सम्मान को अनुभव नहीं किया गया था। कह रहा विजन 2022 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? कह रहा कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और गरीबी हटाना। तो 67 का विकल्प ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक विकास। विजन 2022 फॉर इंडिया दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित है। भारत का विजन 2020 दस्तावेज APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज था। कह रहा उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? कह रहा सुमंगल, शुभ विवाह, आमंत्रण और शुभाशीष। देखिए ये हो जाएगा सुमंगल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 अक्टूबर 2020 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सुमंगल। इस पोर्टल का उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है जो सामाजिक सद्भाव लाने में मदद करेगा। ओडिशा राइट टू पब्लिकेशन सर्विस एक्ट 2022 के तहत पोर्टल अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को एक बार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा। पोर्टल को SC और ST विकास, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों द्वारा आपका विकसित किया गया है। कह रहा अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक छाप छीनी किस भाषा में है? कह रहा भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और उर्दू। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली के जनक आपके अमीर खुसरो ही थे। अवधि में 14वीं शताब्दी के सूफी फकीर अमीर खुसरो द्वारा लिखित रचित यह गज़ल है। इनकी रचना खड़ी बोली भाषा में की गई है। अपने माधुर्य और रहस्यमयी गीतों के गूंज के कारण यह अक्सर दक्षिणी एशिया में कव्वाली समारोह में सुना जाता है। इसे अमीर खुसरो के सबसे प्रसिद्ध कलाम के रूप में माना जाता है जो मूल रूप से उनके आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन अवलिया द्वारा आपका प्रशंसा की गई थी। और देखिए क्या कह रहा है, आज का लास्ट प्रश्न होगा 70 नंबर। कह रहा है कि पौधे का आद्र पतन रोग किसके कारण होता है? कह रहा पाइथियम, पैरासाइटिका, फाइटोफथोरा इन्फ्लोरेंस और एल्बुडो कैंडिडा। तो 70 का देखिए विकल्प हमारा ए हो जाएगा पाइथियम। रोपाई बंद करना पाइथियम का कारण होता है। कई कवक राइजोएक्टोनिया, फ्यूजेरियम और फाइटोफोरा की प्रजातियां सहित बीज और रोपाई की क्षय का कारण बन सकते हैं। आमतौर पर भिगोना तब होता है जब पुराना बीज ठंडी गीली मिट्टी में लगाया जाता है और मिट्टी की खराब निकासी की ओर बढ़ जाता है। देखिए 70 का एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 प्रश्न। और अगर कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा और आप अभी से तैयारी करते हैं तो एक सीट आपकी कन्फर्म हो जाएगी। यह तो हो जाइए अगर तैयारी आपकी अच्छी है। आप देखिए परिश्रम का फल आपका अच्छा ही होता है। आप परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आप देखिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।